Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 6 of NORCET PYQ practice. Hope so you are doing very well for your NORCET preparation. So start करते हैं हम आज NORCET का PYQ. Before this हम एक प्यारा सा कोट पढ़ते हैं that is keep chasing your dreams whether you are tired, alone, heartbroken or frustrated. मतलब कि आई नो कि आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, आप टायर्ड हो गए हैं, यू फील फ्रस्ट्रेटेड, बट इट्स ओके, स्टिल यू हैव टू स्टडी, स्टिल यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडी एंड आपको अपना हार्डवर्क करते रहना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगा. ठीक है ना. अच्छे से पढ़ते रहो, अच्छे से लगे रहो. बहुत कम दिन बचे हैं, अप्रॉक्स 20-21 डेज बचे हैं. सो अपना 100% दो और बस अच्छे से पढ़ते रहो. So start with the questions. Practice MCQ is very important in nowadays. Please आपको जितना हो सके उतना MCQ प्रैक्टिस करो. Whether it's Telegram, it's YouTube, it's any app या फिर कोई बुक है आपके पास, जहाँ से है आप MCQ प्रैक्टिस करो as many as possible. So first question, if a patient with history of MI, पेशेंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ MI क्या है, मतलब ऑलरेडी इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है कभी हिस्ट्री में, कैन गिव अ MAOI. MAOI का मतलब है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. एंटी डिप्रेसेंट्स का एक क्लासिफिकेशन होता है. देन व्हाट विल बी द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन अकर्स. तो इन्होंने बोला है कि एक पेशेंट है जिसको MI कभी हिस्ट्री में हुआ है, तो अगर हमने उसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट्स दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. इट्स हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इट्स ग्लोकोमा, इट्स डिसरिथमिया और टेकिकार्डिया. तो देखो, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है. मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर क्या करता है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना इस एंटी डिप्रेसेंट्स का, इसका क्या है कि इट इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ, किसका ब्रेकडाउन, इनहिबिट द ब्रेकडाउन ऑफ कैटिकोलामाइंस. ओके, कैटिकोलामाइंस के ब्रेकडाउन को क्या करता है, इनहिबिट करता है. दिस इज द मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर. इनहिबिट करता है कैटिकोलामाइंस में हमारा लाइक सीरोटोनिन, एपिनेफ्रिन. मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे एपिनेफ्रिन है. सो उसके ब्रेकडाउन को इनहिबिट करेगा, मतलब कि क्या होगा, प्रॉपर कैटिकोलामाइन जो है वो एक्यूमुलेट होगा. बट जो पेशेंट है ना वो ऑलरेडी उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रखा है. सो उसमें अगर कैटिकोलामाइन अगर एक्यूमुलेट होगा तो उसमें जो रिस्क ऑफ जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा और बढ़ जाएगा, है ना. रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा क्योंकि कैटिकोलामाइंस एक्यूमुलेट होगा. कैटिकोलामाइंस मीन्स एपिनेफ्रिन. तो क्या हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, पेशेंट को डिसरिथमिया भी हो सकता है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है. ये सारा लाइक कॉम्प्लिकेशन है पेशेंट को. तो ऑलरेडी अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो इस हिस्ट्री में हम पेशेंट को मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं देखते हैं. क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें उन पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. देखो, तो इसका जो कॉम्प्लिकेशन है ना, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस भी हो सकता है एंड इन सीवियर केसेस डिसरिथमिया, टेकिकार्डिया भी हो सकता है. बट द मोस्ट पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस. उसके अलावा डिसरिथमिया भी होगा, टेकिकार्डिया भी हो सकता है. ग्लोकोमा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया. या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है. बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि व्हाट विल बी द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन अकर. सो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की वजह से होता है दैट इज द हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा. एंड हाइपरटेंसिव क्राइसिस स्टार्टिंग में होगा, देन लाइक इट लीड्स टू डिसरिथमिया वगैरह भी हो सकता है. ठीक है ना. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो पेशेंट लेते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कि टायरामिन रिच प्रोडक्ट. जो टायरामिन रिच प्रोडक्ट्स होते हैं उसको अवॉइड करना है. टायरामिन रिच प्रोडक्ट बोले तो चीज़ हो गया हमारा, है ना, चीज़ वगैरह हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको नहीं लेना है. क्यों, क्योंकि जो टायरामिन है ना, टायरामिन जो है वो अगर टायरामिन हमने पेशेंट को दिया तो क्या होगा कि और जो कैटिकोलामाइंस है ना और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर पेशेंट आपका मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है, सो यू हैव टू गिव द एजुकेशन दैट इज़ यू हैव टू अवॉइड द टायरामिन रिच प्रोडक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी क्या कर सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर सकता है. ठीक है. सो ये आपको दो बातें ध्यान रखना है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के बारे में. सो देखो, जो हमारा जो ड्रग्स में ना, इंपॉर्टेंट ड्रग्स में आपको ये पढ़ना है, एंटीसाइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी टाइम्स इवन एवरी टाइम दे आस्क
from one question from this topic. Okay, so this is important. Next question, a doctor prescribes a medicine 20 microgram BD, मतलब 2 times 20 microgram, and available dose is 30 microgram in 15 ml. 15 ml में 30 microgram है. कैलकुलेट द मॉर्निंग सिंगल डोज. सिंपल मतलब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है डोज. एंड डोज कैलकुलेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है. क्या होता है डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला, क्या होता है, डेट इज द, मैंने कितना सिंपल बताया आपको कि अवेलेबल डॉक्टर्स ऑर्डर DA अपॉन में, DA क्या होता है, डॉक्टर ऑर्डर. डॉक्टर ने क्या ऑर्डर किया, डॉक्टर ने जो ऑर्डर किया, डॉक्टर ऑर्डर अपॉन में वो जो ड्रग्स है वो कितने में अवेलेबल, अपन में अवेलेबल है ना, डॉक्टर्स ऑर्डर अपन में अवेलेबल इंटू में क्वांटिटी. तो सिंपल मैंने बताया था आपको D/A इंटू में Q, डॉक्टर्स ऑर्डर अवेलेबल इंटू में क्वांटिटी. सो डॉक्टर कितना ऑर्डर किया है, 20 माइक्रोग्राम ऑर्डर किया है. एंड आपका जो ड्रग्स है वो कितने में अवेलेबल है, 30 माइक्रोग्राम में अवेलेबल है. ओके, एंड कितनी क्वांटिटी में है, 15 ml क्वांटिटी में, यही है. सो आप जब इसको जब आपको कैलकुलेट कर लोगे तो 5 2 10 ml आएगा. सो आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर. कैसे 10 ml है, मतलब डोज कैलकुलेशन जो हमारा ड्रग कैलकुलेशन है, आइदर इट्स डोज कैलकुलेशन, आइदर इट्स फ्लूइड का कैलकुलेशन है ना, वो आता ही आता है. कभी वो कॉम्प्लिकेटेड बना के दे देते हैं, कभी वो इस तरीके का सिंपल क्वेश्चन दे देते हैं, बट एक क्वेश्चन आता ही आता है. सो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कन्फर्म राइट प्लेसमेंट ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब. अच्छा, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का राइट प्लेसमेंट आपको कैसे कन्फर्म करोगे, तो मैंने आपको सिखाया था कैसे हम कंफर्म करते हैं. फर्स्ट हमारा एसिडिक वाला मेथड होता है कि हम गैस्ट्रिक कंटेंट को हम एस्पिरेट करते हैं, उसका पीएच चेक करते हैं. एंड पीएच शुड भी एसिडिक रेंज में होना चाहिए, लाइक 3.5 to 5 होना चाहिए फर्स्ट. सेकेंड हम ऑस्कल्टेट करते हैं. ऑस्कल्टेट हम क्या करते हैं, हम एयर पुश करते हैं, तो 10 to 15 20 ml हम एयर पुश करते हैं. एंड एयर पुश करने के बाद हम स्टेथोस्कोप से हम वुश वुश साउंड हम सुनते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं, है ना. एंड थर्ड हम एक्सरे करवाते हैं, ठीक है ना. सो ये सारा हमारा मेथड है. तो उन्होंने बोला है कि हाउ टू कंफर्म द राइट प्लेसमेंट ऑफ द एनजी ट्यूब. ए उन्होंने बोला है कि एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेन एंड असेस फॉर 3.5 to 5 pH. यस, इट इज गुड. हाँ, इससे हम असेस करते हैं. सेकंड उन्होंने क्या बोला है, चेक द ऑस्कल्टेशन फॉर बॉवल साउंड. सो बॉवल साउंड का ऑस्कल्टेशन नहीं करेंगे. बॉवल साउंड तो नॉर्मल है, वो प्रेजेंट होगा. आपने एनसी ट्यूब डाला है, उससे थोड़ी ना कि उससे आपका बॉवल साउंड कम होगा या ज़्यादा होगा, सो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो ये गलत हो जाएगा. अगर उन्होंने ये लिखा होता कि चेक द ऑस्कल्टेशन फॉर वुश साउंड, आप एयर डालोगे एंड वुश साउंड बोलता है, देन इट इज़ द करेक्ट वन. ऐसे ये गलत हो गया. टेप एनजी ट्यूब विथ नोज. सो टेपिंग करना है, दिस इज फॉर सिक्योरिंग, नॉट फॉर द कंफर्मिंग. इन्होंने बोला राइट प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए. सो राइट प्लेसमेंट कंफर्म करने के लिए हम टेप नहीं करते. टेप हम क्या करते हैं, सिक्योर करने के लिए करते हैं. सो ये भी गलत हो गया. मार्किंग ऑफ ट्यूब वाइल इंसर्टिंग. यस, मार्किंग तो करना ही करना है. नेक्स्ट मैंने आपको नेक्स्ट सिखाया ना, दैट इज फ्रॉम नोज टू ईयर देन जिफॉइड प्रोसेस. वो मार्किंग तो करना है, बट इट इज़ नॉट द कन्फर्मेटरी. कन्फर्मेटरी हमारा क्या होगा, एस्पिरेट द गैस्ट्रिक कंटेन एंड असेस फॉर द पीएच दैट इज 3.5 to 5. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. उसके अलावा वुश साउंड एंड कन्फर्म अगर बोलते हैं ना, कन्फर्मेशन वाला कौन सा है, तो कन्फर्मेशन वाला इज द एक्सरे. एक्सरे इज द कन्फर्मेशन फॉर द राइट प्लेसमेंट ऑफ द ट्यूब. मतलब कि एक्सरे में जो हमारा नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है ना, उसमें मैंने आपको एक लाइन दिखाई थी. एक लाइन होती है दैट इज़ द रेडियो ओपेक लाइन. जो आप एक्सरे करते हैं तो उसमें वो विजिबल होता है प्रॉपर. सो दिस इज द कन्फर्मेशन प्लेसमेंट. ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन. If nitroglycerin, NTG is the nitroglycerin given to a client who is suspected for heart attack. The nitroglycerin is working in best way if patient feel burning sensation under the tongue, or medicine given in dark room, फील माउथ इचिंग, मतलब कि पेशेंट को माउथ इचिंग होगा तो मतलब कि वर्किंग है, या फिर फील ब्लर विजन. तो उन्होंने बोला है कि एनटीजी इज़ वर्किंग इन द बेस्ट वे इफ़ पेशेंट क्या बोलेगा इसमें से, तो हमें लगेगा येस कि जो मेडिसिन है वो वर्किंग है. सो देखो, जब हम नाइट्रोग्लिसरीन पेशेंट को देते हैं ना, नाइट्रोग्लिसरीन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे देते हैं, सबलिंगुअल देते हैं. अगर पेशेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर ऐसे सस्पेक्टेड केसेस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस पेशेंट को है, या फिर एमआई है, तो हम उनको सबलिंगुअली क्या देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं. क्या है, वेजोडाइलेटर है. वेजोडाइलेटर मतलब कि क्या करेगा, आपके वेसल्स को डायलेट करेगा. वेसल्स को डायलेट करेगा तो क्या होगा, वीनस रिटर्न जो प्री लोड है वो कम होगा, तो हार्ट का जो वर्क लोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. प्लस
वेसल्स को डायलेट करिए तो कोरोनरी आर्टरी को भी डायलेट करेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हार्ट को होगा, एंड प्लस स्मूथ मसल्स को भी रिलैक्स करती है, बहुत सारे मतलब डायलेट करती है, रिलैक्स करती है। सो ओवरऑल क्या करता है कि जो वर्कलोड ऑन हार्ट है वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। उसको हम सबलिंगुअली देते हैं, ठीक है, ओके। एंड जब हम पेशेंट को ये सबलिंगुअली देते हैं ना, तो पेशेंट बोलता है कि मुझे ना बर्निंग जैसा फील हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग, क्योंकि हम अंडर द टंग देते हैं, सबलिंगुअली से अंडर द टंग स्वेलो नहीं करना होता है ना, सबलिंगुअली देते हैं। तो पेशेंट बोलता है मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है अंडर द टंग, एंड इट इज़ द नॉर्मल, येस इट इज़ नॉर्मल। अगर पेशेंट बोल रहा है कि येस मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है अंडर द टंग, इट मीन्स द टैबलेट इज़ वर्किंग, इट इज़ इन द प्रॉपर प्लेस एंड इट इज़ वर्किंग, है ना। सो दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। एंड ये जो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है ना, उसको हम डार्क कंटेनर में उसको स्टोर करते हैं, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव होती है, तो डार्क कंटेनर में हम इसको स्टोर करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था, फील बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग, येस इट इज़ गुड। तभी हमें पता चलेगा येस द टैबलेट इज़ वर्किंग, इट मीन्स पेशेंट फील द बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग। तो आंसर क्या होगा ए। इन्होंने सेकंड क्या बोला, मेडिसिन गिवन इन डार्क रूम। तो ऐसा नहीं है कि फोटो सेंसिटिव है तो पेशेंट को हम पहले डार्क रूम में बुलाएंगे देन देंगे, नो, हमें उस मेडिसिन को स्टोर करना है डार्क रूम में एंड डार्क कंटेनर में, बट पेशेंट को डार्क रूम में नहीं देना, बल्कि पेशेंट को हमेशा क्या लाइक प्रॉपर विजिबल होना चाहिए ना कि पेशेंट अच्छे से ले रहा है, ऐसे डार्क रूम वगैरह में नहीं देना। सो ये बिल्कुल गलत है। फील माउथ ईचिंग नहीं होता है, फील ब्लर विजन भी नहीं होता है, सो दिस इज एबनॉर्मल। आंसर क्या होगा, ए होगा। एंड हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडायलेटर बता दिया मैंने, एंजाइना पेक्टोरिस में एमआई में देते हैं, सबलिंगुअली देते हैं, बर्निंग और टिंगलिंग अंडर द टंग होता है, दैट इज द नॉर्मल, मीन्स टैबलेट इज वर्किंग। कीप इन डार्क ग्लास बिकॉज लाइट सेंसिटिव होता है, एंड इट इज नॉट स्वेलो, ओके। इसका साइड इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडायलेटर है ना, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमन हेडेक इज द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट पेशेंट बोलता है। इसके अलावा हाइपोटेंशन, क्योंकि वेजोडायलेटर है तो हाइपोटेंशन, फ्लशिंग, डिजीनेस, टेकिकार्डिया वगैरह भी होते हैं, है ना। एंड डू नॉट गिव विथ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट सिल्डेनाफिल या फिर वाइगरा ट्रीटमेंट पर है तो हम उस पेशेंट को नहीं देते हैं, क्योंकि सीवियर हाइपोटेंशन होने के चांसेस है, सो दैट्स द रीज़न। एंड अगर पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन लेता है तो आपको बीपी एंड हार्ट रेट प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, क्यों, क्योंकि इससे पेशेंट को हाइपोटेंशन होता है, टेकिकार्डिया होता है, सो यू हैव टू मॉनिटर द हार्ट रेट एंड द बीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई थिंक आपको नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient is on heparin therapy, okay, which of the following test is prescribed to assess the effectiveness of heparin therapy? It's prothrombin time, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, और INR। सो देखो PT और INR आपने सुना होगा ना, PT एंड INR हम कब मेजर करते हैं, जब पेशेंट वारफरिन पे हो, वारफरिन थेरेपी पे हो तो हम PT और INR चेक करते हैं। बट अगर पेशेंट हमारा हेपेरिन थेरेपी पे हो तो हम APTT मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, APTT। तो आंसर क्या होगा, बी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टुलोज सिरप इन क्रोनिक लिवर डिजीज इज गिवन, यस इट इज गिवन। क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट the hepatic encephalopathy, to prevent the diarrhea, to prevent the kidney damage and to prevent the liver damage. What is the reason? Very very simple and very very interesting question. देखो लीवर डिजीज हो रहा है, पेशेंट को लीवर डिजीज़ होगा तो क्या होगा, पेशेंट को लीवर डिजीज़ होगा तो जो हमारा अमोनिया है ना, अमोनिया बेचारा ना डिटॉक्सीफाई कौन करता है, अमोनिया को डिटॉक्सीफाई कौन करता है, हमारा लीवर करता है। एंड लीवर को क्या हो गया, लीवर को हो गया लीवर डिजीज़, क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो गया। तो लीवर को हो गई है बीमारी, तो लीवर अपना काम नहीं करेगा, तो वो अमोनिया को डिटॉक्सीफाई नहीं करेगा। अब अमोनिया को डिटॉक्सीफाई नहीं करेगा तो अमोनिया हमारे बॉडी में रहेगा, ब्लड में रहेगा, एंड वो हमारे ब्रेन पे जाएगा, एंड उससे क्या होगा, उससे होगा हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेशन, इट इज़ द CLD का कॉम्प्लिकेशन है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। आपने पढ़ा होगा गैस्ट्रो में, है ना, आपने MSc में पढ़ा होगा कि अमोनिया हमारे बॉडी में रहेगा, ब्लड में रहेगा, लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर इसको डिटॉक्सीफाई नहीं कर रहा है, तो लीवर अमोनिया बढ़ जाएगा एंड इट लीड्स टू हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। अब हेपेटिक एनकेफेलोपैथी हो गया है ना, सो हम पेशेंट को हम क्या देंगे, अगर पेशेंट को लीवर डिजीज़ है तो हम पेशेंट को हम देते हैं लैक्टुलोज देते हैं। लैक्टुलोज क्या है, सबको पता है, इट इज़ लैक्सेटिव्स। अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है तब भी हम देते हैं इसको, है ना, लैक्सेटिव्स है। सो लैक्टुलोज क्या होगा, ये ना हमारा लैक्टुलोज जो है ना वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड में हमारा इंटेस्टाइन में ना
इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, सबको पता है हमारी बॉडी में फुल ऑफ बैक्टीरिया है। सो इंटेस्टाइन में भी बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, लैक्टुलोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। एंड लैक्टिक एसिड क्या है, इट इज़ द एसिड। सो ये क्या करेगा, हमारे इंटेस्टाइन का जो पीएच है ना उसको कम कर देगा। अब इंटेस्टाइन का पीएच कम हो जाएगा तो क्या होगा ना, जो हमारा अमोनिया था ना, अमोनिया जो है ना वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4+ में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड ये NH4+ जो है ना वो स्टूल के साथ कहाँ चला जाएगा, स्टूल के साथ हमारा आउटसाइड बाहर आ जाएगा, है ना। एंड दैट्स आर पर्पस कि अमोनिया को किसी तरीके से बॉडी से बाहर करना है, सो डैट वो ब्लड में ना आए एंड ब्लड से वो हमारे ब्रेन में ना जाए एंड इसकी वजह से हिपैटिक एनकेफेलोपैथी ना हो। सो दैट्स आर मोटिव। एंड वही हो गया कि हमने अमोनिया को बाहर कर दिया, किसकी हेल्प से, लैक्टुलोज की हेल्प से, लैक्सेटिव की हेल्प से। सो लैक्टुलोज क्या करता है, टू प्रिवेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी, टू प्रिवेंट डायरिया। ये तो बिल्कुल गलत है, डायरिया प्रिवेंट नहीं करता, इनफैक्ट डायरिया करता है ये, हम कॉन्स्टिपेशन में हम लैक्टुलोज को देते हैं। सो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। टू प्रिवेंट किडनी डैमेज, बिल्कुल गलत है, कोई लेना देना नहीं है किडनी से। टू प्रिवेंट द लिवर डैमेज, नो, लैक्टुलोज लिवर डैमेज को प्रिवेंट नहीं करता है। ये क्या करता है, इट प्रिवेंट द हिपैटिक एनकेफेलोपैथी। कैसे, अमोनिया को कम करके, अमोनिया को बाहर करके। वेरी सिंपल, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, ए इज राइट आंसर। बहुत सिंपल था बट लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको गलत करके आए होंगे, लोगों को समझ नहीं आया होगा लैक्टुलोज का काम क्या है, बट वेरी सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो देखो, न्यूमोथोरैक्स सबको पता है क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स। सो न्यूमोथोरैक्स ना, न्यूमोथोरैक्स जो होता है, एक होता है स्टेबल, एक होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। एक होता है हमारा अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब, अनस्टेबल मतलब कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अनस्टेबल बोले तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स। क्यों टेंशन न्यूमोथोरैक्स को अनस्टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना टेंशन न्यूमोथोरैक्स होने की वजह से क्या हो सकता है, मीडिया स्टेनल शिफ्टिंग होगी। मीडिया स्टेनल शिफ्ट होने की वजह से क्या हो सकता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो हमारा वीनस रिटर्न है वो कम हो जाएगा एंड उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक में हो सकता है, मतलब पेशेंट शॉक में जा सकता है बिकॉज ऑफ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। पेशेंट अगर शॉक में गया तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया ना, पेशेंट अनस्टेबल है। सो इन अनस्टेबल कंडीशन हम क्या करते हैं, इन अनस्टेबल कंडीशन में सबसे पहले हमें एकदम इमरजेंसी वाला मैनेजमेंट करना है ना, फटाफट उस एयर को रिमूव करना है, जो प्लूरल में जो एयर ट्रैप हो गया है उसको फटाफट वाला रिमूव करना है। देन बाद में हमें डेफिनेटिव वाला ऐसे स्टेबल वाला मैनेज करना है। सो पहले हमें फटाफट वाला मैनेजमेंट करना है, मतलब कि इमरजेंसी वाला मैनेजमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम नीडल थोरैकोटोमी करेंगे। नीडल डालेंगे, कहाँ डालेंगे, 5th इंटरकोस्टल स्पेस में डालेंगे इन एडल्ट, और 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में डालेंगे इन चिल्ड्रेन। वाइड बोर कैनुला डालते हैं, 14 और 16 गैस का कैनुला डालते हैं एंड फटाफट एयर को रिमूव करते हैं। देन दिस इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट। उसके बाद एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट भी होना चाहिए। सो डेफिनेटिव मैनेजमेंट में उसके बाद हम क्या डाल देते हैं, ICD डाल देते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब डाल देते हैं। सो पहले हम नीडल थोरैकोटोमी करते हैं, देन उसके बाद हम ICD डाल देते हैं। दिस इज़ फॉर अनस्टेबल न्यूमोथोरैक्स, मतलब कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स को, पेशेंट को शॉक है तो। बट अगर स्टेबल है, पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स है, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट को शॉक में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सबसे पहले क्या करेंगे, ICD डालेंगे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट करेंगे, हम ICD डालेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि विच इज़ द बेस्ट इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विथ टेंशन न्यूमोथोरैक्स। सो ए है चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इन 2nd इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर स्पेस लाइन, ठीक है। सेकेंड क्या है, इंसर्ट द नीडल इन 6 to 7 इंटरकोस्टल स्पेस देन इंसर्ट द ट्यूब। तो इन्होंने ये तो सही बोला कि हम पहले नीडल को इंसर्ट करेंगे देन इंसर्ट द ट्यूब, क्योंकि टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। बट 6 to 7 इंटरकोस्टल स्पेस इज द रॉन्ग आंसर, आइदर इट्स 5th और 2nd बच्चों में, 5th हमारे बड़ों में। सो ये गलत हो गया। इंसर्ट द नीडल इन 8 to 9 इंटरकोस्टल स्पेस देन इंसर्ट द ट्यूब एट मिड क्लेविकुलर लाइन। सो ये भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। डी, नो नीड एनी इंटरवेंशन। पागल है क्या, कैसे इंटरवेंशन नहीं करेंगे, पेशेंट को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है, आप कह रहे हो कि कोई इंटरवेंशन नहीं करना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर इज ए, क्योंकि उन्होंने बोला कि बेस्ट इंटरवेंशन, तो बेस्ट इंटरवेंशन तो मतलब उनके अकॉर्डिंग है कि डेफिनेटिव मैनेजमेंट। सो हम क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करेंगे इन 2nd इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड क्लेविकुलर लाइन। सो ए इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बट अगर उन्होंने ये बोला होता ना कि सबसे पहले हम 5th और 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में हम
पहले नीडल थ्रैकोटोमी करेंगे देन चेस्ट आईसीडी डालेंगे तो वो वाला आंसर ज़्यादा करेक्ट होता, बट वहाँ यहाँ पे वो वाला ऑप्शन नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर क्या होगा, ए होगा कि आईसीडी डालेंगे। बेस्ट इंटरवेंशन तो हमारा आईसीडी ही है ना, नीडल थ्रैकोटोमी इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट, दैट इज नॉट फॉर डेफिनेटिव मैनेजमेंट। डेफिनेटिव मैनेजमेंट बोले या फिर बेस्ट इंटरवेंशन बोले दैट इज द आईसीडी, है ना, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए इज द करेक्ट आंसर। आई बस में दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस क्वेश्चंस जो कि 2023 में आ रखा है। ये जो मैं पेपर करवा रही हूँ ना 2023 का करवा रही हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सो वन मोर क्वेश्चन इन ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट सुना होगा ना अपने, टीएमटी भी जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, और स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। चेंजेस इन ईसीजी ग्राफ। सो देखो ट्रेडमिल टेस्ट ना, ट्रेडमिल टेस्ट, हाँ ट्रेडमिल टेस्ट हम करवाते हैं। आपको पता है कि जो पेशेंट को मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है, मायोकार्डियल इस्कीमिया वाले पेशेंट में हम क्या करवाते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं टू कंफर्म द डायग्नोसिस, है ना। ट्रेडमिल टेस्ट करवाते हैं जिसको स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो है वो ट्रेडमिल पर वॉक करता है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम हम ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं। ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं टू लाइक देखने के लिए कि यस इज एनी मायोकार्डियल इस्कीमिया और नॉट, जो ईसीजी चेंजेस होगा वो बताता है। सो अगर हम जैसे नॉर्मल पर्सन अगर हम ट्रेडमिल करेंगे तो क्या होगा, हमारे में वो चेंजेस नहीं होगा जो मायोकार्डियल इस्कीमिया वाले पेशेंट में होगा। लाइक नॉर्मल हार्ट रेट मतलब टैकीकार्डिया, नॉर्मल है टैकीकार्डिया तो सबको होगा, थोड़े बहुत एसटी में चेंजेस दैट इज़ द नॉर्मल। बट अगर पेशेंट ट्रेडमिल टेस्ट कर रहा है एंड अगर उसको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो रहा है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मीन्स कि क्या है, उसको मायोकार्डियल इस्कीमिया है, दैट्स वाई यहाँ पे एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो रहा है एंड दैट इज़ द मोस्ट कॉमन चेंजेस। मोस्ट कॉमन ईसीजी में चेंजेस क्या आता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। बट अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लॉकेज है, सीवियर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी होता है ड्यूरिंग ट्रेडमिल टेस्ट। बट मोस्ट कॉमन क्या होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, एंड अगर सीवियर केस होता है तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी होता है। सो उन्होंने क्या बोला, इन ट्रेडमिल टेस्ट चेंजेस इन ईसीजी ग्राफ में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल। सो ये नहीं होता है प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल कब होता है, मैंने आपको बताया था हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, पीआर इंटरवल प्रोलोंगेशन होता है। सो ये गलत हो गया। सी क्या बोला उन्होंने, प्रेजेंस ऑफ क्यू वेव मतलब कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव। तो देखो अगर किसी को एमआई होता है ना, सो एमआई होते हैं, बहुत सारे ईसीजी चेंजेस होते हैं, लाइक हाइपर एक्यूट टी वेव हो गया, हमारा एसटी एलिवेशन हो गया, है ना, एंड देयर इज अ पैथोलॉजिकल क्यू वेव, मतलब PQRST, मतलब क्यू ना ज़्यादा डीप सा होता है, दैट इज़ द पैथोलॉजिकल क्यू वेव जिसको बोलते हैं। सो जो पैथोलॉजिकल क्यू वेव होता है ना, ये हमारे एमआई वाले पेशेंट वाले ईसीजी में दिखेगा आपको, एंड दिस इज़ द ओनली चेंज, पैथोलॉजिकल क्यू वेव इज़ द ओनली चेंज दैट इज़ परमानेंट, मतलब कि और जितने चेंजेस होते हैं ना हमारे ईसीजी में, लाइक हाइपर एक्यूट टी वेव हो गया, एसटी एलिवेशन हो गया, दैट इज़ फॉर टेम्प्रेरी, आफ्टर जब पेशेंट को सिम्टम्स रिलीव होते हैं दैट्स नॉर्मल, मतलब ईसीजी नॉर्मल हो जाता है। बट पैथोलॉजिकल क्यू वेव ना हमेशा रहता है, मतलब अगर किसी पेशेंट को एमआई हुआ है, हिस्ट्री ऑफ एमआई है, एंड आप उसका ईसीजी देखोगे ना तो आपको पैथोलॉजिकल क्यू वेव आपको हमेशा दिखेगा। सो ये होता है प्रेजेंस ऑफ क्यू वेव, मतलब कि पैथोलॉजिकल क्यू वेव जो है हमारा परमानेंट होता है, ये हमारे एमआई में होता है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रेडमिल टेस्ट। सो ये भी गलत है। हाइपर एक्यूट टी वेव मैंने बताया कि एक्यूट एमआई में या फिर हाइपर कैलीमिया वगैरह में ये दिखता है, सो ये भी गलत हो गया। सो इन ट्रेडमिल टेस्ट चेंजेस इन ईसीजी ग्राफ इज एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, और इन सीवियर केसेस एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। सो आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी नाइस, वेरी सिंपल। मैंने आपको न्यूनेटल रिससिटेशन में ये बताया था आपको, आइडेंटिफाई द राइट प्लेसमेंट ऑफ न्यूनेटल मास्क। सो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूनेटल मास्क है या फिर जो नॉर्मली मास्क है वो कितना कवर होना चाहिए, प्रॉपर, लाइक नोज, माउथ एंड चिन, यहाँ तक कवर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि आपका आइज कवर हो या फिर आपका लाइक चिन के नीचे चला गया हो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर हमारा नोज, माउथ एंड प्रॉपर ये चिन तक कवर होना चाहिए। सो अब देखो ए गलत है क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसने आई को भी कवर कर दिया, एंड बी ने नोज को कवर किया है, माउथ को कवर किया है, एंड माउथ को ना ये प्रॉपर कवर नहीं किया, ये लाइक हाफ ही कवर किया, लाइक जो लिप्स ना थोड़ा सा बाहर ही आ रखा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। सो ये भी गलत हो गया, ये भी
हमारा गलत हो गया। मे बी आपको इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, बट आपको जहाँ एग्जाम होगा ना वहाँ पे आपको प्रॉपर विजिबल होगा। एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्यों? क्योंकि ये पूरा चिन के नीचे चला गया, लाइक ऐसे पूरा चिन के नीचे ये मास्क चला गया, तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा, सो ये भी गलत हो गया। एंड डी में देखो इसने प्रॉपर नोज, पूरा माउथ अच्छे से एंड पूरा चिन अच्छे से कवर किया है, सो दिस इज द करेक्ट वन, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द राइट, नोज माउथ चिन प्रॉपर कवर किया है। ये देखो टू लो हो गया तो ये भी गलत हो गया। एंड यहाँ पे उन्होंने नोज ही को कवर नहीं किया, सो ये भी गलत हो गया। एंड इसमें यहाँ पे पूरा आईज कवर कर दिया, सो ये भी पूरा गलत है। सो ये आपको पता होना चाहिए राइट प्लेसमेंट ऑफ मास्क कैसा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कट ऑफ रेंज ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर फॉर हाइपोथर्मिया इन चिल्ड्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने न्यूनेटल हाइपोथर्मिया पढ़ाया था। सो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर इज 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस इज द नॉर्मल टेम्परेचर, है ना। अगर लेस देन 36.5 होगा, डेट इज 36 से अगर 36.4 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसको हम बोलते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया, जिसको हम कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला एमसीक्यू भी आ रखा है, कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर कितना होता है। अगर टेम्परेचर 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसको हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलते हैं। एंड अगर लेस देन 32 होगा तो उसको हम सीवियर हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। सो उन्होंने बोला है कि कट ऑफ रेंज ऑफ एक्सिलरी टेम्परेचर फॉर हाइपोथर्मिया इन चिल्ड्रन इज 36.5, 35, 37 और 36, तो आंसर क्या होगा? 36। ओके, विच एलिमेंट यूज टू प्रिवेंट द प्री इक्लेम्सिया, प्री इक्लेम्सिया प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एलिमेंट देते हैं? इट्स फॉलिक एसिड और कैल्शियम और मैग्नीशियम और सोडियम। सो फॉलिक एसिड तो हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, सो ये गलत है। आंसर क्या है? बी, सिंपल है, कैल्शियम इज यूज टू प्रिवेंट द प्री इक्लेम्सिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ प्रायोरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आ गया? प्रायोरिटी बेस्ड से क्वेश्चन आया है। प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ड्यूटी नर्स फॉर अ पेशेंट हु इज लीगली ब्लाइंड, मतलब कि पेशेंट जो है वो ब्लाइंड है, तो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? यू हैव टू गिव द कॉल बेल, आपको पेशेंट को कॉल बेल देना है, या फिर अटैच्ड बाथरूम होना चाहिए, या फिर टू अरेंज द थिंग्स अप्रोप्रिएटली, जो भी थिंग्स है जो भी पेशेंट को देना है, लाइक कुछ भी अगर वैसा थिंग है जो पेशेंट को इंजरी कर सकता है उसको लाइक दूर रखना है, एंड प्रॉपर अरेंजिंग करना है, मतलब प्रॉपर जितने भी थिंग्स हैं पेशेंट के अराउंडिंग सराउंडिंग्स में उसको प्रॉपर अरेंज करना है, डेट इज़ योर प्रायोरिटी। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज एलिमिनेटेड क्योंकि ये तो सब पेशेंट को देते हैं, इट इज़ नॉट कि ब्लाइंडली पेशेंट है, यहाँ पे आपका प्रायोरिटी साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं आएगा, ये लास्ट में आएगा। सो प्रायोरिटी में आप कॉल बेल दोगे या अटैच्ड बाथरूम रखोगे या फिर चीज़ों को अप्रोप्रिएटली अरेंज करोगे। तो देखो कॉल बेल भी जो है वो लीगली, ब्लाइंडली पेशेंट को ऐसा नहीं कि आप उनको कॉल बेल दे दोगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो सीधा कॉल बेल करेगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द सेफ्टी, यहाँ पे उन्होंने बेसिकली सेफ्टी से पूछा है कि पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए आपका क्या प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। सो कॉल बेल इज नॉट ऑल्सो, अटैच्ड बाथरूम इज नॉट, कि पेशेंट तो ब्लाइंड है ना, उसको बाथरूम में जाना ऑफकोर्स वो हमेशा सपोर्ट से ही जाएगा, अकेले तो जाएगा ही नहीं जाएगा, है ना। सो यहाँ पे आपको चीज़ों को अप्रोप्रिएटली अरेंज करना इज़ योर प्रायोरिटी, सो डैट पेशेंट को इंजरी ना हो। पेशेंट को अगर कुछ चाहिए होगा तो हम उसको बता देंगे कि आपके नेक्स्ट में पिलो है, आपको नेक्स्ट में ये है, तो वो ले लेगा, है ना। बट अगर कुछ भी ऐसे शार्प वगैरह कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर आपने उसके आसपास रख दिया तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है, तो चीज़ों को अरेंज करना इज़ योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो आंसर क्या होगा? सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द गिवन इमेज। सो ये ना यहाँ पे ऐसा कुछ राउंड शेप का है, ठीक है ना, एंड उन्होंने बोला है ये क्या है। सो इट्स टीनिया कॉर्पोरिस। सो टीनिया कॉर्पोरिस मतलब क्या होता है? बॉडी, मतलब टीनिया जो है जो फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वर्म जो है ऑफ बॉडी। कॉर्पोरिस का मतलब होता है बॉडी, अगर बॉडी पे होगा तो कॉर्पोरिस होगा। पीडिस मतलब कि फुट, टीनिया ऑफ द फुट इज नॉन एज टीनिया पेडिस। टीनिया कैपिटिस मतलब सर, कैपिटल, है ना। सो अगर हेड में होगा टीनिया सो उसको बोलेंगे टीनिया कैपिटिस, और टीनिया उनगुइस अगर आपके नेल में या टो में होगा तो उसको हम बोलेंगे टीनिया उनगुइस, है ना, टो एंड नेल। सो ये ना एक बॉडी का इमेज है, उसमें एन्यूलर रिंग वॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें आपको क्लियरली विजिबल नहीं है, एंड इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ टीनिया कॉर्पोरिस, मतलब एन्यूलर रिंग है, दैट इज़ द टीनिया कॉर्पोरिस। बॉडी पे टीनिया होता है तो उसका ये इमेज था, ठीक है ना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। सो क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, हमारा नॉर्मल सलाइन, हमारा DNS, हमारा RL है ना, ये हमारा होता है क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। सो उन्होंने बोला क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन में सोडियम का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि सोडियम का कंसंट्रेशन होता है 154, क्लोराइड का भी कंसंट्रेशन होता है 154, तो आंसर क्या होगा A 154, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नाइस। जो हमारा अल्कोहल वाला जो हमारा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से एक MCQ आता है। एंड इन्होंने बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है कि जो पेशेंट है वो अल्कोहल विथड्रॉल सिम्टम्स को हम उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ड्रग हम नहीं यूज़ करेंगे, नॉट यूज़, है ना। सो इनमें से कौन सा ड्रग हम यूज़ नहीं करेंगे, क्लोरडाइजिपॉक्साइड, डायजिपैम, नेल्ट्रिक्सन और नेलोक्सन में कौन सा ड्रग यूज़ नहीं करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको थोड़ा सा अल्कोहल विथड्रॉल के बारे में बताती हूँ। सो अल्कोहल विथड्रॉल का जो पेशेंट होता है ना, उसमें हमारा जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट इज़ वी हैव टू मैनेज द सिम्टम्स, क्योंकि अल्कोहल विड्रॉल के बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे तो उसको मैनेज करना है। प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, क्यों, लाइक सीजर, डिलीरियम कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को होगा तो उसको प्रिवेंट करना है। एंड मेक द पेशेंट कंफर्टेबल, क्योंकि पेशेंट को लगेगा भाई मुझे अल्कोहल कहीं से मिल जाए, क्योंकि इतने सारे विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे तो हमें पेशेंट को काम डाउन करना है। सो ये हमारा 3 मोटिव होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम फर्स्ट ड्रग देते हैं, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ द बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं। बेंजोडाइजिपिन्स क्यों देते हैं, बेंजोडाइजिपिन्स क्या करते हैं, इट इन्हांस द गावा इफेक्ट। बेंजोडाइजिपिन्स का काम ही क्या है कि गावा इफेक्ट को इन्हांस करता है। गावा क्या है, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर जिसका कामिंग इफेक्ट होता है। तो मतलब कि जो पेशेंट है अल्कोहल विड्रॉल का है, जो अल्कोहल है वो क्या करता है कि वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स करेगा, है ना, कर रखा है। एंड उसकी वजह से जो उसको जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं तो वहाँ पे जो गावा है ना, गावा क्या करेगा, काउंटर इफेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, काउंटर इफेक्ट करेगा। तो हम गावा देंगे, है ना, गावा देंगे मतलब कि बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं। तो बेंजोडाइजिपिन्स में लाइक लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजिपिन्स और या फिर मॉडरेट एक्टिंग देते हैं तो हम डाइजिपैम देते हैं, क्लोरडाइजिपॉक्साइड या फिर लोराजिपैम या ऑक्साजिपैम देते हैं, बेसिकली बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं। उसके अलावा पेशेंट को सीजर हो रहा है ना, तो एंटी कन्वल्जेंस देते हैं लाइक गाबापेंटिन और कार्बामाजिपिन देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा पेशेंट जो है वो क्रोनिक यूज़ ऑफ क्या बोलते हैं अल्कोहल होता है तो विटामिन B1 की कमी होती है, थायमिन दैट इज ऑल्सो मैंने थायमिन की कमी होती है, जिसकी वजह से वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी भी पेशेंट को हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम थायमिन देते हैं। एंड ऑल्सो हम नेल्ट्रिक्सोन देते हैं। नेल्ट्रिक्सोन बेसिकली क्यों देते हैं, इट इज़ यूज फॉर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। मतलब क्या है ना कि जो पेशेंट है अल्कोहल ले रहा है तो उसको एक कामिंग इफेक्ट मिलता है, उसको एक प्लेजर सा मिलता है, अच्छा सा लगता है उसको, है ना। सो वो जो इफेक्ट है ना, जो कामिंग इफेक्ट है, जो प्लेजर वाला जो इफेक्ट है, उसको ख़त्म करने के लिए कि वो उसको होगा ही नहीं, वो अल्कोहल पिएगा तो उसको कामिंग इफेक्ट नहीं होगा, वो प्लेजर वाला इफेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए हम देते हैं नेल्ट्रिक्सोन, है ना। रिड्यूसिंग द क्रेविंग फॉर अल्कोहल, ये क्या करता है, अल्कोहल की क्रेविंग को कम करता है नेल्ट्रिक्सोन। तो ये ट्रीटमेंट हम पेशेंट को देते हैं। सो क्लोरडाइजिपॉक्साइड देंगे, इट इज़ द बेंजोडाइजिपिन्स, यस। डाइजिपैम भी देंगे, दिस इज ऑल्सो द बेंजोडाइजिपिन, तो ये भी देते हैं। नेल्ट्रिक्सोन देते हैं उसकी क्रेविंग को कम करने के लिए, बट नेलेक्सोन नहीं देते हैं। नेलेक्सोन बेसिकली जो हमारा ओपियोइड्स का अगर हमारा टॉक्सिसिटी होता है लाइक फेंटेनिल, हमारा मॉर्फिन और है ना, उसका अगर टॉक्सिसिटी होता है तो नेलेक्सोन देते हैं। सो इट इज़ द रॉन्ग, है ना। सो हम क्या नहीं देंगे, नॉट यूज बोला था ना, तो नेलेक्सोन नहीं देंगे, तो आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पेशेंट इज़ हैविंग सीवियर पेन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, उसको सीवियर पेन है और क्या है, पेन कहाँ पे, पेरिनियम एरिया में सीवियर पेन है। एंड फील्स प्रेशर इन द रेक्टम आफ्टर डिलीवरी, मतलब आफ्टर डिलीवरी उसको सीवियर पेन हो रहा है एंड प्रेशर इन द रेक्टम, तो क्या है ये, सिस्टाइटिस है, आफ्टर बर्थ पेन है और वजाइनल हिमाटोमा है या फिर लेसरेशन है। तो देखो उन्होंने क्या बोला कि पेरिनियम एरिया में उसको सीवियर पेन हो रहा है प्लस प्रेशर फील हो रहा है इन द रेक्टम एरिया। तो सिस्टाइटिस में जो इन्फ्लेमेशन ऑफ द जो ब्लैडर होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली आपको डिसयूरिया होगा, आपको जो यूरिन की जो फ्रिक्वेंसी है उसमें चेंजेस होगा, अर्जेंसी वगैरह कुछ हो सकता है। एंड आपको अगर पेन भी होगा ना तो सुप्रा प्यूबिक एरिया में पेन होगा, आपको पेरिनियम एरिया में पेन नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। बी हमारा है आफ्टर बर्थ पेन, तो आफ्टर बर्थ मतलब कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी पेन होता है, तो बेसिकली जो पेन होता है ना वो लोअर एब्डोमिनल में, लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, लोअर एब्डोमिनल में पेन होता है। एंड वो पेन ज़्यादा वर्स होता है जब पेशेंट जो लेडी है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग, है ना।
तो ये पेन उन्होंने क्या बोला कि पेरिनियम एरिया में, तो लोकलाइज टू पेरिनियम एरिया में पेन जो है वो आफ्टर बर्थ पेन नहीं होता है, सो दिस इज ऑल्सो द रॉन्ग वन। वेजाइनल हेमाटोमा मतलब कि वेजाइनल में लेसरेशन हो गया एंड बिकॉज ऑफ लेसरेशन वहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो गया एंड दैट इज वेजाइनल हेमाटोमा। सो वेजाइनल हेमाटोमा होगा तो उसमें क्या होता है ना, सीवियर ब्लीडिंग, सीवियर जो होता है ना ब्लीडिंग नहीं होती है, सीवियर पेन होता है इन द पेरिनियम एरिया, उस एरिया में बहुत पेन होता है, एक प्रेशर जैसा फील होता है, मतलब उस एरिया पे रेक्टम उस एरिया में एक क्या बोलते हैं प्रेशर जैसा फील होता है। सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वेजाइनल हेमाटोमा। लेसरेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लेसरेशन में प्रॉपरली एक्टिव ब्लीडिंग भी होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लेसरेशन भी हो रखा है, तो जो पेन होगा वो सीवियर नहीं होगा, पेन होगा बट इतना सीवियर नहीं होगा, उन्होंने सीवियर पेन बोला है ना, लेसरेशन में भी पेन होता है बट इतना सीवियर नहीं होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे एक्टिव ब्लीडिंग भी होती है। सो वेजाइनल हेमाटोमा में वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड है, सो वहाँ पे क्या होगा, सीवियर पेन होगा प्लस प्रेशर इन द रेक्टम आफ्टर डिलीवरी, इट इज़ द वेजाइनल हेमाटोमा। लाइक आफ्टर डिलीवरी मतलब कि वेजाइनल ड्यूरिंग फोर्सेप्स डिलीवरी हुई होगी या फिर इंस्ट्रूमेंटल कुछ डिलीवरी हुई होगी, तो वहाँ पे लेसरेशन हो गया होगा वेजाइनल के पास एंड वहाँ पे ब्लड कलेक्शन हो गया होगा एंड बिकॉज ऑफ दिस सीवियर पेन होगा एंड वहाँ पे बहुत फील प्रेशर होगा रेक्टम एरिया में। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वेजाइनल हेमाटोमा। आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर स्कूल बस एक्सीडेंट a nurse should give the first priority to a patient with leakage clear fluid from the ear, मतलब कान से जो है क्या हो रहा है, ईयर से क्लियर फ्लूइड लीक हो रहा है, क्लियर फ्लूइड लीक हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, CSF लीक हो रहा है। क्लियर फ्लूइड क्या होता है, CSF हो रहा है मतलब कि ओटोरिया हो रहा है, ओटोरिया हो रहा है, ओटोरिया याद करो मैंने आपको बताया था, ओटोरिया, राइनोरिया, नोज से CSF लीक होना या फिर रकून्स आई है ना। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बेजिलार स्कल फ्रैक्चर। क्या है ये, बेजिलार स्कल फ्रैक्चर होता है एंड बेजिलार स्कल फ्रैक्चर की वजह से लाइक इंट्राक्रेनियल मतलब हेड इंजरी हो सकती है ना, हेड इंजरी हुई है ना तो ICP इंक्रीज हो सकता है, प्लस बेजिलार स्कल फ्रैक्चर हुआ तो एक मीडियम मिल गया तो वहाँ से माइक्रोब्स जा सकते हैं तो आपको CNS इन्फेक्शन वगैरह भी कर सकता है। सो ये बहुत बड़ा लाइक कंडीशन है, ठीक है। सेकंड क्या बोला उन्होंने, अ पेशेंट विथ हिमाटोमा ऑन द हेड, मतलब वहाँ पे चोट लगी है तो ब्लड कलेक्ट हो गया, दैट इज द कंडीशन। थर्ड उन्होंने बोला कि अ पेशेंट विथ 2 इंचेस स्कैल्प लेसरेशन, मतलब इतना चोट लगा कि स्कैल्प पे लेसरेशन हो गया। एंड फोर्थ कंडीशन बोला है कि अ पेशेंट शोज क्लियर प्यूपिलरी रिएक्शन विथ लाइट, सो इट इज़ द नॉर्मल। ये तो कुछ एबनॉर्मल है ही नहीं, हमारा जो प्यूपिल है रिएक्टिव टू लाइट नॉर्मल साइज, दैट इज़ द नॉर्मल थिंग। सो इसको तो एलिमिनेट कर दिया, या तो हम A को प्रायोरिटी देंगे या तो B को देंगे या तो C को देंगे। C में बोला क्या उन्होंने 2 इंचेस स्कैल्प लेसरेशन हुआ है जस्ट, तो इसको भी हम हटा देंगे, जस्ट स्कैल्प लेसरेशन हुआ, दैट इज़ नॉट द इमरजेंसी कंडीशन। उसके बाद हमारा A है लीकेज हो रहा है मतलब कि बेजिलार स्कल फ्रैक्चर का पेशेंट है एंड B जो है जो बच्चा है वो बेजिलार स्कल फ्रैक्चर का है एंड B जो है वो हिमाटोमा ऑन द हेड, मतलब कि सर पे चोट लगी है तो वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन हो गया है। तो या तो हम A को प्रायोरिटी देंगे या तो B को देंगे, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम A को प्रायोरिटी देंगे। क्यों, क्योंकि A को हुआ है बेजिलार स्कल फ्रैक्चर, क्योंकि कान से CSF लीक हो रहा है, दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन। ICP इंक्रीज हो सकता है, CNS इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारे इमरजेंसी कंडीशन हो सकते हैं ना। सो हम A को प्रायोरिटी देंगे। इन्होंने यही पूछा ना कि आफ्टर स्कूल बस एक्सीडेंट अ नर्स शुड गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू A को हम प्रायोरिटी देंगे। क्यों A को हमने प्रायोरिटी दिया, B को क्यों नहीं दिया, क्योंकि A को हुआ है बेजिलार स्कल फ्रैक्चर, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ICP बढ़ सकता है क्योंकि हेड इंजरी हुई है, पेशेंट को CNS इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को जो बच्चा है उसको मेनिंजाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो हम A को प्रायोरिटी देंगे देन हम B को देखेंगे, ठीक है ना। बट सबको ही देखना है, B को भी देखना है, C को भी देखना है, बट A इज़ आर प्रायोरिटी वाला बच्चा होगा, ठीक है। उसके बाद दैट्स ऑल अबाउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मन लगा के 12 घंटे 14 आवर्स जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम पढ़ो, अच्छी डाइट लो, डाइट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर का खाना एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी ड्यूरिंग दिस टाइम पेशेंट बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है कि वायरल फीवर्स हो रहे हैं, वायरल फीवर हो रहा है, 1-2 दिन ऐसे भी वेस्ट हो सकते हैं एंड बाहर का कुछ खाओगे तो वो आपका एक और प्रमोट कर सकते हैं आपको कुछ भी लाइक वायरल फीवर होने में, कुछ भी आपको इन्फेक्शन होने में। सो आप प्लीज़ जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करो, प्रॉपर 6 to 7 आवर्स 5 to 7 आवर्स की अच्छे से प्रॉपर नींद लो, एकदम शांत रहो, रिलैक्स रहो, मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंट रहो और अच्छे से पढ़ते रहो। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।